हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग सीट नंबर जो है 20 करने जा रहे हैं, सीट नंबर जो है 20 का सीडीपी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर अच्छे से कर ले तो 30 में से जो है 25 प्लस क्वेश्चन जो आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सेट नंबर जो है सीट नंबर 20 है, जो कब पूछा गया है 27 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सीडीपी का क्वेश्चन होंगे, सीडीपी का क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी करेंगे, और नहीं पता होगा तो नोट भी कर सकते हैं या उसे सीख भी सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखे जाते हैं, यानी देख सकते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना परिप्रेक्ष्य में जो है बच्चों को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, टीचर जो है किस तरह से देखेंगे। ठीक है, पहला दिया गया जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं, निष्क्रिय कभी भी नहीं मान सकते, उसको सक्रिय मानना है बच्चे को। ठीक है, बी में दिया गया, यानी दूसरा में दिया गया कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र। ठीक है, और दूसरा दिया यानी तीसरा दिया गया कि ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता। और चौथा दिया गया है कि अनुवांशिकता से पूर्व कर्मादेशित। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्ञान से सक्रिय सृजन करता है, यानी वो सृजन कर सकता है, यानी नए नए आइडियाज को वो डेवलप कर सकते हैं। इसे बच्चे को देखना चाहिए, यानी बच्चे को इस तरह से हम लोगों को देखना है कि जो बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्ञान के सक्रिय और सृजन करता है, यानी सृजन कर सकते, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया गया है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को सन्मुक्त करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। ठीक है, और कारण में दिया गया है कि सही यानी विकास के सही पहलू अंतर संबंधी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर सही से पोषण नहीं दिया जाए, पर्याप्त नींद नहीं मिलेगा, शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को सम्मुग्न करती है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा। तो ये सही है, अगर सही से अगर नहीं दिया जाए सारा चीज़, तो उनको क्या होगा, वो मतलब उस चीज़ों से पोषण नहीं मिल पाएगा अच्छे से, तो कुपोषित हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बारे में बताया, नहीं उसको ज्ञान संज्ञानात्मक में भी वृद्धि में को क्या करता है, उद्दीपित करता है, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और कारण में दिया गया कि विकास के सही पहलू अंतर संबंधी होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये कारण दिया गया, इसका ये कारण है, सही है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा में दिया गया है कि जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती नृत्य करना शुरू कर देती थी। ठीक है, जो एक बच्ची है जो चलना शुरू की जब से, तब से क्या है, संगीत सुनती है तो वो नृत्य करना यानी नाचना यानी डांस करना शुरू कर देती है। ठीक है, जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं, यानी उन्हें क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। ठीक है, सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। ठीक है, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला दिया गया है कि विकास के आनुवांशिक और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बी में दिया गया कि विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, तीसरा में दिया गया कि विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, और चौथा में दिया गया कि विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिक निर्धारित है, नहीं, ये भी पूर्ण रूप से आनुवांशिक नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, यानी यहाँ पर जो है आनुवांशिक भी है। ठीक है, और परिवेश के कारण भी सीखते हैं। ठीक है, उनके माता पिता उन्हें सहयोग करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है किस अवस्था से शुरू होती है। शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैशवावस्था से। किस अवस्था से शुरू होती है, तो ये शैशवावस्था से शुरू हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था में बचपन हो गया, और प्रारंभिक किशोरावस्था के बीच की जो होती है उसे शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा में दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी, ठीक है। पहला दिया कि विषय वस्तु को रटकर याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी, ठीक है। यहाँ पर रटंत प्रणाली बताया गया है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, रटकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखना चाहिए, यह उम्र की ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा दिया गया कि विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाना चाहिए, नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसे हम नहीं देख सकते, यानी जिसे हम देख सकते उसे पहले बताना चाहिए, उसके बाद काल्पनिक की ओर ले जाना चाहिए, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, उल्टा दिया गया यहाँ पर। इसके बाद चौथा में दिया गया इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी, नहीं, अति महत्वपूर्ण नहीं मानना है, ठीक है, दंड और इनाम को जो है अति महत्वपूर्ण नहीं मानना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद छठा में दिया गया जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं। स्कीमा कहलाते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी क्षेत्र कहलाते हैं, अग्रिम संगठक या अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार जो होता है चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं के संगठित व्यवस्थित, या वे विचार जो वस्तुओं और संगठित यानी घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुति करने की अनुमति देते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन पहले, यानी स्कीमा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद सातवां में दिया गया है कि निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिकरण यानी सामाजिक अंतःक्रिया आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला दिया लेवेत्स्की, दूसरा दिया कि बी एफ स्किनर, सी हॉवर्ड गार्नर, और डी दिया यानी चौथा दिया गया कि लॉरेंस कॉल्बर्ग। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लेवेत्स्की ने समाजीकरण के बारे में बताया था। इसके बाद आठवां में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेवेत्स्की के संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। पारस्परिक अध्ययन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादक अधिगम और यंत्रवत याद करना। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पारस्परिक अध्ययन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लेवेत्स्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांतों को किस पर कहा है, तो पारस्परिक जो है सिद्धांत पर, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण को महत्व दिया है। इसके बाद लॉरेंस कॉल्बर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है। अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है, तभी हिंज भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये किस में है। पहला दिया गया है कि यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, ठीक है, और दूसरा में दिया गया कि कानून और व्यवस्थित अभिमुखता, और तीसरा में दिया सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता, और चौथा दिया दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था अभिमुखता, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कानून और अभिमुखता यानी कानून अनुबंधन यानी कानून और व्यवस्था अभिमुखता, ठीक है। इसके बाद 10वां में दिया गया निम्न में से कौन सा उपागम
बल केंद्रित यानी निम्न में से कौन सा उपागम बल बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? पहला दिया गया कि विद्यालयों को यानी हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों तथा रुझानों को महत्व देना चाहिए। दूसरा दिया है सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ व्याख्यान नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद 11 में दिया गया है कि कौन सा बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि यानी बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्फटिकीय बुद्धि। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ये बुद्धि नहीं बताया गया, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 में दिया गया कि इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? ए में दिया गया कि जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना चाहिए। बी में दिया गया है यानी दूसरा में दिया गया जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना चाहिए। तीसरा दिया गया कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना चाहिए। और चौथा दिया गया कि कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन 14। चलिए हम लोग स्पीड में करेंगे, रिविजन सेशन है। 13 में दिया गया कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया व्यक्तिक विभिन्नताओं को अपेक्षा पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। दूसरा दिया गया व्यक्तिक विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा दिया गया कि व्यक्तिक भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। इसके बाद चौथा दिया गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नताओं को मुख्य रूप से मुख्य बाधा समझना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 13 का हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं को पक्षपोषित सम्मानित करना चाहिए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 14 में दिया गया है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करता है? ए में दिया योगात्मक आकलन, बी में यानी दूसरा में दिया परीक्षा के लिए अधिगम, तीसरा दिया गया 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, और चौथा दिया गया पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 360 बहुआयामी प्रगति उन्नति, ठीक है। इसके बाद 15 में दिया गया कि आगामी 10 वर्ष में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकती है? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश का मौका है, ठीक है। यह चिंतन किस तरह का? ये अपसारी चिंतन का है, ठीक है। अनेक संभावित प्रश्न अनेक संभावित उत्तर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा तर्क दे सकता है उसे अपसारी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 16 में दिया गया है कथन ए में दिया गया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तर्क में दिया गया कि अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला यानी दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और इसका व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 17 में दिया गया है 17 में दिया गया कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रभावी और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी के भेदक लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है? अक्षरों का जो है रिक्त
ठीक है। अनुपयुक्त आकार, रिक्त प्रभावी, प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी के भेद हैं। तो ये किसका वैफल्य है? ठीक है, वाचन का, लेखन का, गुणज का, उत्साह का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये लेखन है, लिखने में उसे दिक्कत यानी कठिनाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद लेखन समस्या 18 में दिया गया निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है, निगेटिव यहाँ पर ढूंढना है। पहला दिया गया कि विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया है कि विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना चाहिए। नामीकृत नहीं करना चाहिए, निगेटिव है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नामीकृत नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहिए, ये भी सही है, पॉजिटिव। इसके बाद चौथा में दिया गया अधिगम प्रक्रिया में विविध प्रकार से सम्मिलित करना चाहिए, ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसी का आंसर देना है। यहाँ पर बाधक पूछा है। ठीक है, इसके बाद 19 में दिया गया है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या विशेष यानी सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेक्षण कर सके। संकेत दृष्टिबाधित के लिए संकेत भाषा का परीक्षण नहीं, ब्रेल भाषा का परीक्षण, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, और तीसरा दिया गया कि पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, हाँ ये सही है। इसके बाद चौथा दिया गया कि स्पर्शनीय यानी उभरी हुई मुद्रित सामग्री। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा में दिया गया है दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? पहला दिया गया कि परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, ये नहीं पूछा गया। ठीक है, तो नहीं का आंसर करना, तो नहीं का यही नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए सीखना चाहिए वो मेधावी छात्र का जो है लक्षण है, ऐसा तो नहीं है। मेधावी छात्र का लक्षण होता है कि वो जीवन शैली यानी जीवन जीने के लिए यानी आगे के सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं और सब यानी कि दैनिक जीवन में यूज के लिए भी सीखना चाहिए, अधिगम करना चाहिए। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला खोजी अधिगम को सुसाध्य करना। दूसरा दिया गया कि प्रत्यक्ष निर्देशन को इस्तेमाल करना। तीसरा दिया कि उन विद्यार्थियों की शर्मिंदा और दंडित करना। क्या करना चाहिए? तो ये तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भ्रांतियों का अनदेखा करना, ये नहीं, भ्रांतियों का अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक निर्देशन का इस्तेमाल करना चाहिए। खोजी और सुसाध करना चाहिए। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी खोजी और सुसाध करना चाहिए, उन्हें खोजने के लिए करना चाहिए और उसको फिर सही करने के लिए बताना चाहिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 22 में दिया गया है कि विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? पहला दिया कि विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया कि अध्यापिका के मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय पालन से सीखते हैं। नहीं, निष्क्रिय पालन से नहीं सीखता है। ठीक है, इसका दूसरा दिया गया दूसरे के व्यवहार की नकल और अनुकरण करके नहीं। उसके बाद चौथा में दिया गया कि दी गई विषय वस्तु को रट्टा मार कर के भी नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 23 में दिया गया कि अभिकथन ए में एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्ययों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। ठीक है, और तर्क में दिया गया है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से हो सकता है, यानी होता है। अधिगम क्या एक रेखीय तरीके से होता है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है दोनों सही है, ये भी सही है और ये इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक कक्षा यानी एक शिक्षक का ज्ञान, एक शिक्षक द्वारा ज्ञान को अलग अलग हिस्सों में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। और एक बार परीक्षण किए जाने के की पिछली कक्षा यानी पिछली शिक्षण यानी पिछली अवधारणा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 24 में 24 में दिया गया कि विद्यार्थियों के रिश्ते यानी विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है। पहला दिया गया कि विद्यार्थी का यानी अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त को अपनाने का रवैया, ठीक है। दूसरा दिया विद्यार्थी को सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट पर प्रशंसा करना। तीसरा दिया गया कि विद्यार्थी को बार बार इनाम और दंड देना। और चौथा दिया विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला जो है प्रभावशाली है, यानी अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, ठीक है। बिना किसी शर्त के यानी कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपनाने के लिए। इसके बाद 25 में दिया है कि जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम मूल्य और नियंत्रण की कमी पर यानी केंद्रित रहता है, तब उसे किस भाव का एहसास होगा। गर्व का, आशा का, आनंद का या दुश्चिंता का। नकारात्मक रहेगा तब क्या आनंद आएगा, नहीं। नकारात्मक रहेगा आनंद नहीं आएगा, आशा भी नहीं आएगा, दुश्चिंता का आएगा, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा दुश्चिंता का आएगा, यानी गलत व्यवहार करेगा, ठीक है। इसके बाद 26 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है, ठीक है। दंडात्मक कक्षा नहीं। दूसरा किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने की बल देना नहीं। उसके बाद तीसरा दिया गया विद्यार्थी के प्रति प्रतिस्पर्धा पर जोर देना। और चौथा दिया गया विद्यार्थी को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये भी नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करवाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 27 में दिया गया कि अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। भ्रांति, समायोजन, संकल्पनात्मक मानचित्रण और चौथा दिया अधिसंज्ञान, ठीक है। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 28 में दिया गया कि किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों पहला दिया गया कि का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया गया का चुनाव किसी असंबंधित संप्रदाय से करना चाहिए। और तीसरा दिया गया का इस्तेमाल इस संप्रदाय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। 29 में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रदाय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। पहला दिया गया कि संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को खोजना, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया कि नई जानकारी को विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण करना। तीसरा दिया जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना, ठीक है। इसमें से कह कौन सा उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव यही पूछा है, यानी जोड़े बिना प्रस्तुत करना है। किसी भी जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़ना चाहिए, ना कि नहीं जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 30 में दिया गया है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध करना चाहती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला व्याख्यान विधि का अत्यंत प्रयोग करना चाहिए, नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं। आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध करना चाहिए। और चौथा दिया गया है कि विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा।
बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं, मार्गदर्शन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ, यानी आवश्यकता पड़ेगा तभी जाकर के उसको सहायता देगा, यानी मार्गदर्शन देगा के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग का सुसाध करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए दोस्तों, CDP का जो है 60 क्वेश्चन सॉरी 30 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छे से कर लेते तो इसमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाने का चांस रहता है। इससे पिछले क्लास का, अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है नहीं देखे तो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।